हाँ, ऑनलाइन स्टोर से बड़ा आवाज आ रही। ये पेज नंबर 483 निकाल लीजिएगा जरा यार, वो दिया टाइम सर इसे। जी जरा शुरू कर लें पॉइंट वाइज, जरा कहाँ कहाँ मसला आया। अटेम्प्ट कर लिए यार प्लीज। अटेम्प्ट का मेरा मतलब मुराद ये होगी कि हर फिगर के एंगल से विद रिस्पेक्ट टू एवरी डिस्क्लोजर। मुझे नहीं चाहिए, बच्चों ने लेके आना। एक मैसेज करवा दे जरा। पार्ट 2 है जो जिसमें स्टैंडर्ड है, आइए 3710 जिसमें A2 है मेरा ख्याल है। पता नहीं A2 है क्या है, इसमें इसमें देख लेते, इसमें देख लेना यार। आइए 37 इसी में। जी जरा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अगर मुझे बता दें किस किस फिगर में इशू आया। सर जी की है सर, क्या की है, कौन कौन सी फिगर गलत है तो बता दें। पुराना इंजन सर जी 25% है, तो कैलकुलेटर पकड़ना। 2500 का 40%, 1000 का पुराना इंजन है, तो पुराना इंजन क्रेडिट हो जाएगा 1000 से, और नया इंजन 1800 का, ये डेबिट हो जाएगा। जी क्योंकि सिर्फ इंजन ने डिस्पोज होना, व्हीकल ने एज इट इज रहना, उसमें से पुराना इंजन निकल के नया आ जाना। ये सर ये लैंड फाइनल है सर। लैंड की कैरिंग अमाउंट बताएंगे लिबरेशन डेट पे। लैंड की कैरिंग अमाउंट बता सकते हैं सर लिबरेशन डेट पे? नहीं बता सकते क्या? 100,000 कैरिंग अमाउंट है सर, फेयर वैल्यू। डिफरेंस कितना बनता है? सरप्लस बनता है, लॉस बनता है? क्या पिछले साल में लॉस आया था? क्या पिछले साल में लॉस आया था सर? कितना आया था? तो रिवर्सल ऑफ लॉस कितना होना? एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होनी है? होगी नहीं होनी सर, क्योंकि लैंड है। तो बाकी 8000 का क्या होना? रिवैल्यूएशन सरप्लस है, डबल एंट्री करवा देना। लैंड डेबिट, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। लैंड लैंड डेबिट, रिवर्सल ऑफ लॉस कितना सर? और 8000 के अगेंस्ट क्या क्रेडिट? रिवैल्यूएशन सरप्लस। इसमें ये जो सरप्लस रिवर्सल ऑफ लॉस है, इसने जाना प्रॉफिट एंड लॉस में। और अब ये चीजें जरा जो पिछले दिनों में होगी जरा एक दो फिर फाइनल कर लें, इसने अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम। लेकिन आप जब स्केड्यूल बना रहे हैं तो लैंड के कॉलम में कितना आना है? लैंड के कॉलम में 20 आना है, डेप्रिसिएशन 0 होंगी। तो फाइनल कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिवैल्यूएशन, ठीक है जी। प्लीज लैंड फाइनल है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज। बिल्डिंग पे आने से, बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन कब हो रही है? क्या आप पहले इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे सर? इस साल की डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे? 70,000 डिवाइड बाय 20, रिमेनिंग लाइफ दी हुई है। ये तो मुझे लगता पढ़ा भी किसी ने नहीं है।
सवाल तो बड़ी दूर की बहस है। तो चंद एक फिगर मुझे भी करवा दो, मैं एक दो रिवाइज कर लूंगा। रिमेनिंग गिवन है सर, क्या 70 रिवैल्यूड अमाउंट है? सर जी रिवैल्यूड अमाउंट है सर। तो इस साल की डेप्रिसिएशन बनी 3500, तो 3500 इस साल की डेप्रिसिएशन पर चार्ज भी होगी। ओपनिंग 14 थी, एक्यूमुलेटेड कैलकुलेट करवा दें 17,500। जिन्होंने सॉल्व किया अपने फिगर्स पर बोल दें चंद एक। 17,500 की डबल एंट्री बोला है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट, ऐसे ही है जी। एक मिनट आहिस्ता आहिस्ता। एलिमिनेशन की एंट्री हो रही है 17,500 से। उसके बाद फिर सरप्लस है या लॉस है? सरप्लस है या लॉस है? लॉस है कितना? 17,500 लॉस है बिल्डिंग का। अब ये लॉस है लेकिन सरप्लस के बाद, इसका कोई सरप्लस भी पड़ा है? सरप्लस कितना पड़ा नजर आ रहा है? 16,000। अगर हो सेम एसेट अगर हो तो ये नेट ऑफ होता है। लैंड एक अलग एसेट है, बिल्डिंग एक अलग एसेट है। ना पहले कभी किया है ना ही कभी करना है। सेम एसेट हो तो करना है। जी सर, ये सरप्लस पड़ा कितना नजर आ रहा है ऊपर सवाल में? 16,000। लेकिन वो 16,000 आपने एज इट इज क्यों नहीं डेबिट किया यहाँ लॉस के अगेंस्ट? एक साल का फर्दर ट्रांसफर होना था। लेकिन इसमें फिर वो स्टोरी थी जो कल बड़ी बहस हुई थी, इस 16,000 ने डिवाइड बाय 20 क्यों नहीं होना? ये बैलेंस आपको दिया 30 जून 2019 के। तो क्या ये बचा हुआ सरप्लस है? तो बचे हुए सरप्लस को बची हुई लाइफ पे डिवाइड करना है। तो वो कैसे निकाली आपने? 14,000 से वैसे ही जैसे कल निकाली। पर एनम बनती है 3500। कितने साल गुजर गए हुए? 4 साल। तो 16 से डिवाइड क्यों किए? 4 साल गुजर गए हुए, ये होगी थी वर्किंग अब। तो 1000 ट्रांसफर हुआ, डबल एंट्री। सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स वाली एंट्री आपको नजर वाला स्केड्यूल में कहीं नहीं आएगी, वो चेंजेस इक्विटी में नजर आएगी। तो ये 15 कैसे बचा? 16 माइनस 1, तो 17,500 लॉस था। पहले वो सरप्लस से नेट हुआ और फिर जो रिमेनिंग सरप्लस बचा वो प्रॉफिट लॉस में डेबिट हुआ। तो क्लियर है जी प्लीज अभी कि 15 कहां से आ गया, 2500 कहां से आ गया? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है जी? कोई ऑनलाइन स्टूडेंट है? जी सर, उसके बाद प्लांट पे आ जाए जरा, ये बोरिंग कॉस्ट वगैरह की बहस में कोई इशू तो नहीं है? थोड़ा टाइम बचा लें यार, अगर बच सकता है, अगर कर लिया तो। मंथ्स गिन लिए इसमें सही? एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? हकीकत तो वही है। व्हीकल में, व्हीकल में प्रॉब्लम्स। जी सर, एक वाला है मेरे पास, आप भी जरा उसका जवाब अगर दे सकते हैं। ग्रांट क्यों माइनस की है जी में से? क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है लास्ट लाइन, पॉइंट नंबर 8, ग्रांट को कैरिंग अमाउंट में से डिडक्ट करना था। ठीक है ऑफिस आपके साथ, मुझसे सिर्फ ये वाली जरा बहस जरूर कर लें यार। ये जो फिगर्स कैलकुलेट हुई हैं, had the asset was at कॉस्ट मॉडल, ये जरा रिवाइज कर लीजिएगा, कर भी लिया था लास्ट पैराग्राफ में हूं मैं कहीं। ये सॉल्व हो गई वैसे? करवाएं जरा एक। लैंड की फिगर निकाली हुई है कि अगर लैंड कॉस्ट मॉडल पे होती
तो 112 मिलियन पे होती, ये कैसे निकाला हुआ? लैंड का जरा ओपनिंग ढूंढे जरा हमारे वाले का, इज इट रिवैल्यूड अमाउंट? इज इट रिवैल्यूड अमाउंट? लेकिन इट इज रिवैल्यूड अमाउंट आफ्टर अ लॉस ऑफ 12 मिलियन इन द लास्ट ईयर्स। अब डेफिनेटली इसमें 1 मिलियन में 100,000 में, सॉरी 100,000 या 100 मिलियन जो है इसमें करंट ईयर की रिवैल्यूएशन का तो अभी इफेक्ट नहीं है, वो तो बाद में आना। लेकिन क्या पिछले सालों की रिवैल्यूएशन का इफेक्ट है? लेकिन बेटा ये सरप्लस नहीं था पिछले सालों में, ये लॉस था। तो क्या लॉस आने से एसेट की वैल्यू कम होगी? कितने से? और इसकी फिर बाद में डेप्रिसिएशन कोई चार्ज नहीं हुई होगी। वैल्यू होने के बाद इसकी डेप्रिसिएशन ऑफ लैंड चार्ज ना होने की वजह से ये लैंड फिर उस जमाने में कितनी होगी जिस जमाने में लॉस आया होगा, पहले कितने की होगी? क्या ये फेयर वैल्यू पे इस वक्त मौजूद है 100? ये प्लस क्यों किया हुआ? ये तो माइनस नहीं होना चाहिए था। लॉस पहले माइनस हो गया होना, तो अब हम वापस जा रहे हैं। तो ठीक है जी, 112 37.5 मिलियन के अंदर इसकी एक वर्किंग भी लिखी हुई थी। ये तो वैसे कल वाली तरह तरीके से है, एक बार फिर रिवाइज करने चले, कैलकुलेटर उठाएं। सेवेंटी क्या है? रिवैल्यूड अमाउंट है बिल्डिंग की। क्या इसमें पुराना सरप्लस आ रहा होगा? 16,000? 16,000 आ रहा होगा या 16,000 से ज्यादा आ रहा होगा? 16,000 में क्या प्रॉब्लम है? ये 4 साल बाद है, तो फाइनल कर लीजिएगा प्लीज। अब कल भी ये बात हुई है, तो 16,000 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 20 करें, तो क्या 20,000 सरप्लस आया होगा उस जमाने में जिस जमाने में कभी ये रिवॉल्यूशन हुई होगी? तो 70 में से 20 माइनस करें, फिर ये 50 क्या है? ये किस जमाने की डब्ल्यूडीवी होगी? अच्छा ये भी कॉस्ट नहीं है, ये भी क्लियर करें, कल भी गलती हो रही थी, ये काइंडली अपसेट कर लें जरा। ये कॉस्ट नहीं आई है प्लीज। फेयर वैल्यू और सरप्लस का जो डिफरेंस अगर हम निकाल रहे हैं, तो ये डब्ल्यूडीवी के कंपैरिजन से आता है ना सरप्लस। तो ये डब्ल्यूडीवी आई ऑन द डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन। तो फिर इसे डब्ल्यूडीवी अगर है तो यही तो इसमें मसला आ गया। तो ये कॉस्ट होती तो फिर तो हम इसे डिवाइड बाय करते टोटल लाइफ, लेकिन क्योंकि ये है डब्ल्यूडीवी जिसकी कल बहस भी हुई थी, तो इसलिए अब हम करेंगे सिर्फ रिमेनिंग लाइफ। तो रिमेनिंग लाइफ लेकिन कौन सी वाली, 16 वाली या 20 वाली? वो पुरानी, क्योंकि ये डब्ल्यूडीवी किस दिन की है? एक डेट्स लिखी हुई, अगर आप डेट्स फाइनल कर लें मेरे साथ। 4 साल पहले एक डेट होगी, 1 जुलाई 15 शायद, रिवर्स की नहीं कर रहा, 18 17 16 15, ठीक है मेरा। तो डिवाइड बाय 20 ओके सर? सॉरी डिवाइड बाय 20 ओके सर? और इंटू 5 फिर क्यों किया इससे? 4 पहले और एक ये वाला भाई। असल में कैरिंग अमाउंट किस दिन की निकालनी होती है? जिस डेट पे हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो क्या अगर रिवैल्यूएशन इग्नोर कर दें तो फिर ये वाली बिल्डिंग 37.5 मिलियन पे होती सर? जी फाइनली कोई कंफ्यूजन अगर और रहेगी तो बता दो। आपकी इस खामोशी में एक तूफान है, और असल में मुझे वो तूफान टकरा रहा है। ठीक है सर? देन सर आज फिर आपने फेवर करनी है, होपफुली अपने मेरे साथ चीजें कवर करते जा रहे हैं। जरा वापस आइएगा आईएएस 40 में, कौन सा सरप्लस करेंगे वो मेरे ख्याल बना लेंगे आप, अगर नहीं भी बनाओ। ओपनिंग है 16, ट्रांसफर है 1, और फिर लॉस एडजस्ट हो गया, वो तो कर लेंगे यार, वैसे मेरे ख्याल में उस पर टाइम ना लगाओ। सरप्लस के लेजर में 4 चीजें, क्लोजिंग 0 हो जाएगा या आ जाएगा दोबारा? हाँ दोबारा आ जाएगा बिल्डिंग का। बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, लैंड का तो 8 मिलियन आ जाएगा। पेज नंबर कैंडी निकालिएगा जरा, 327।
एक डिस्पोजल का भी डिस्क्लोजर बनता है IAS 16। तो इस तरह की चीजें अगर पुरानी काइंड थोड़ी सी अगर जहन में आ जाए खुद बना लेंगे वो, क्या क्या लिखना होता है, नेम ऑफ फलाना। ये इस क्वेश्चन में तो दो बना के लाइएगा। ये जो अभी हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट केस में ट्रांसफर ऑफ सरप्लस वाला भी और डिस्पोजल वाला भी, वो देख के वो जो क्वेश्चन ऑफ 5 6 से वहां, ये काइंडली पहले तो सबसे पहले ये लिखेंगे उधर ही आके दो डिस्क्लोजर बना के दिखाने मुझे। किस पेज पे थे हम? 459। ये जो कौन सा सवाल था? और सफा नंबर बता दे यार, को खुदा के लिए यार बता दे, प्लीज बता दे यार। 471 वाले सवाल में दो डिस्क्लोजर्स मेरे ख्याल शायद आपके आंसर में नहीं बने हुए, ट्रांसफर ऑफ सरप्लस का भी बनाए और डिस्पोजल वाला भी। और अगर जरूरत पड़े हेल्प के लिए तो काइंडली वही क्वेश्चन नंबर 5 शायद बेहतर रहेगा, 5 या 6 में, दोनों में मेरा ख्याल। ठीक है ठीक। मीनवाइल पेज नंबर 327 का आप इस तरह कीजिएगा। IAS 40 में जो मेन सारी बहस थी वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर ली है, लेकिन इसमें जरा थ्योरी थोड़ी सी रह गई है। तो आप ये पहले 4 सफे आज पढ़ सकते हैं जरा जाकर रिवाइज, पेज नंबर 327, 28 और 30 तक। ये बहसें हो तो गई हैं, अगर एक नजर खुद से यहाँ तक रिवाइज करना, फिर एक आध पेज और भी है उसके लिए मैं टाइम निकालता हूँ। तो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट अगर करते रहे हम, ठीक है। उस पेज का क्या बना, वो पेज गुम तो नहीं हो गया? परसों जो दिया था पढ़ लिया उसे? कोई कंफ्यूजन? बड़े तेज है यार आप, कोई कंफ्यूजन नहीं आती। माशाल्लाह, सॉरी। अल्लाह ताला मेरी नजर बद से आपको महफूज रखे सर। या अल्लाह मुझे भी तौफीक दे तो मैं भी पढ़ सकूं। पेज नंबर ढूंढिएगा 216। कोई IAS 16 जहन में है सर? IAS 16 का कोई नाम बता सकता है? तो थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट की तरफ वापस जाना जरा, चले जी। पेज नंबर का क्या बता रही? नहीं, 216 की बजाय, सॉरी जरा। वन 178, सॉरी। IAS 16 से रिलेटेड एक छोटी सी बहस और है। हेडिंग मिलेगी आपको प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट, पेज नंबर 178, सॉरी बेटा। इम्पेयरमेंट क्या चीज है ये मेरे पे छोड़े, आप पूरा पेज ये जो आपको सामने नजर आ रहा है जरा इंडिविजुअली पढ़ेगा, खामोशी से इंडिविजुअली। जब आप कैरिंग अमाउंट की डेफिनेशन तक पहुंच जाएंगे, पहुंच गए?
यूजफुल लाइफ ईयर्स में काउंट होती है और यूनिट्स और आवर्स में भी कैलकुलेट हो जाती है। तो ए से मुराद क्या है? ईयर्स, और बी से मुराद क्या है? यूनिट्स या आवर्स। कैरिंग अमाउंट पे जब आप आएंगे तो उसमें आपको एक नया वर्ड मिलेगा, एक क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। तो इसको जरा अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क लगाना जरा। बाकी बारे नेट बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, ये वर्ड आप याद रखने, डब्ल्यूडीवी, कैरिंग अमाउंट, होपफुली आपको पता ही बात है। इनिशियल मेजरमेंट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हमेशा कॉस्ट पे है, लेकिन कॉस्ट क्या सिर्फ परचेज प्राइस है? जी सिर्फ परचेज प्राइस है सर। क्या कैरिज इनवर्ड्स भी आएगा? इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी आएगी? अगर इंपोर्ट शुरू हो जाए तो क्या इंपोर्ट ड्यूटीज भी आएंगी? रिफंडेबल टैक्सेस आएंगे, नॉन रिफंडेबल? रिफंडेबल टैक्सेस भी आएंगे। अगर सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड हो, IS 23 साइन बनाए, नहीं बोरिंग कॉस्ट से पहले भी बहुत कुछ, मटेरियल बिल्डिंग बना रहे, मटेरियल भी आएगा, लेबर भी आएंगे, ओवरहेड्स भी आएंगे, एक्सपेंडिचर्स आएंगे, प्लस बोरिंग कॉस्ट भी आएगी। एज अ जनरल रूल, कैपिटलाइजेशन का एक रूल क्या है कि वो तमाम खर्चे जो एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने तक नेसेसरी होते हैं, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड मींस कैपिटलाइज होते हैं। डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल एक्सपेंसेस आर कैपिटलाइज्ड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। अगली लाइन पढ़े। डेप्रिसिएशन के एंगल से अब दो तीन बातें हमेशा जिंदगी में अपने याद रखने की शदीद कोशिश करनी है। नंबर एक, डेप्रिसिएशन कब से शुरू होती है? कब तक होती रहती है? जब तक डिस्पोज ना हो जाए। राइट ऑफ का मतलब है उसकी लाइफ ही खत्म हो जाए, डिस्पोज का मतलब ये भी हो सकता है बेचा है, राइट ऑफ का मतलब आप वो यूजलेस हो गया, फेंक दिए। तो जब तक ये स्टेज ना आ जाए एसेट आपके पास है, लाइफ है, डेप्रिशिएट करते रहेंगे। अब आए वो लाइन पे जो शायद पिछले कुछ दिन पहले बात हुई थी, मैं आपको याद कराता हूँ। थर्ड पॉइंट पढ़े, नेक्स्ट पेज पे शायद चला जाए। डेप्रिसिएशन शैल नॉट सीज व्हेन द एसेट इज टेम्पररी आइडल। पे रुक जाए बस एक मिनट, IS 20 में जाए। IS 20 कौन सा है? गवर्नमेंट ग्रांट्स ढूंढने जरा। आ जाए IS 20 ढूंढ के दिखाएं सर। स्टार्ट तो 249 से कर दिया आपने, लेकिन जरा आगे जाएं, जरा एग्जाम्पल नंबर को 9 10 की तरफ। 10 है जी। 10A। इस जमाने में शायद आपने कहीं अपने पास लिखा हो, बाद में वो बाद में देखिएगा। अगर इसकी चलो क्वेश्चन पढ़े जरा, ये 10 का सिनेरियो पढ़े, पेज नंबर 267 पर। कंपनी सीज्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑन 30 सितंबर 12। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, पेज नंबर कौन सा? 267, रिक्वायरमेंट्स ऊपर वाला पैराग्राफ। The company ceased manufacturing on due to unforeseen circumstances. The terms of the grant require the grant to be repaid immediately in full. The company intends to resume manufacturing in the next year. बाकी बातें ठीक है अपनी जगह। यहां ये देख के बताएं, क्या 3 months ये प्लांट आइडल रहा है? लेकिन अगर इसका आंसर ढूंढ सके अपने रजिस्टर में, ढूंढने एक मिनट मिल जाना, जिन्हें मिल जाए वो तो ढूंढे। नहीं, इसका आंसर जरा काइंडली अगर अपने रजिस्टर में ढूंढ सके। चार साथ वाले को गौर से देखो वो कैसे ढूंढ रहा है। एक मिनट यार, एक मिनट, बस एक मिनट। इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो शायद हमने 2012 में डेप्रिसिएशन पूरी चार्ज की है। कहीं अगर मिल जाए किसी को आंसर, डेफिनेटली ये IS 20 हमने कब किया होगा? जब हमने IS 40 भी नहीं पढ़ा होगा। मीन्स से जरा ढूंढने, जरा पीछे जाए, काफी मेरा कुछ अर्सा पुरानी बात होगी। उसके इर्द गिर्द आपने कुछ स्टेटमेंट भी लिखी होनी आइडल एसेट वाली। तो हमने वो 3 महीने, जिन महीनों में एसेट इस्तेमाल नहीं हुआ था, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की। लेकिन अगर आपने कुछ लिखा हुआ तो आपने फिर एक और चीज भी लिखी होनी साहब, अनलेस भी लिखा होना है। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल आपने मशीन और मेथड सेलेक्ट किया हुआ है, यूनिट्स मेथड सेलेक्ट किया हुआ है, यूनिट्स नहीं बन रहे,
मशीन चल ही नहीं रही, तो ना घंटे हैं ना यूनिट्स हैं, फिर तो अगर टेम्परेरी आइडल है आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड्स है तो डेप्रिसिएशन कंटिन्यू रहेगी इवन दो के एसेट टेम्परेरी तौर पे आइडल है। तो मैंने शायद उस वक्त भी आपको बताया था कि ये बात फिर कभी दोबारा जाके यहाँ फ्रेश हो जाएगी। तो इसके साथ अगर हम यहाँ पढ़ रहे हैं आज के पेज नंबर 267 भी लिख लें। अब वैसे तो अभी ये क्वेश्चंस भी आगे आएंगे, इंशाल्लाह फर्दर इसे एम्फसाइज कर लेंगे। और ये सेंटेंस जरा कंप्लीट करने जरा, अनलेस वाला यहाँ भी लिखा हुआ ब्रैकेट में। पेज नंबर 267 ही है ना ये आपका जो इस वक्त है? नहीं सॉरी, इस वक्त है पेज नंबर 179 और 267 पे ये था जो एक दफा पहले आया हुआ है। लेकिन बहरहाल अब इंशाल्लाह जब दोबारा आएगा तो याद रखना। ये अनलेस क्लियर है? पेज नंबर 171 9 पे स्टार्ट में आ जाए। तो डेप्रिसिएशन कब से शुरू होती है सर? कब तक चार्ज होती रहती है? डिस्पोजल हो जाए, राइट ऑफ हो जाए। एक और वैसे चीज एक्सेप्शन केसेस में अगर डेप्रिसिएशन अगर एसेट फुली डेप्रिशिएट हो जाए तो यकीनन एसेट बेच तो देना चाहिए, लेकिन अगर नहीं बेचा तो आप डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होगी। फुली डेप्रिशिएट क्या मतलब? तो अब अगर एसेट नहीं भी बेचा, असूलन तो इसे बेच देना चाहिए, फेंक देना चाहिए, लेकिन अगर पड़ा भी है तो आप डेप्रिशिएट नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर टेम्पररी पड़ा और अभी लाइफ मौजूद है तो आप डेप्रिसिएशन रोकेंगे नहीं अनलेस कौन से मेथड्स आ जाए। ठीक है, एक नई चीज पढ़े हम। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एज एन एक्सपेंस, डबल एंट्री बोलेंगे। लेकिन आप कुछ बड़े होने की आज ख्वाहिश रखें, अनलेस पढ़ने से पहले आगे फर्ज से आप बिल्डिंग बना रहे हैं, अपना प्लाजा समझे एसेट है, नॉन करंट एसेट है, बिल्डिंग बना रहे हैं, प्लाजा बन रहा। आपको इत्तेफाक होगा कि प्लाजा बनाते बनाते समटाइम बड़ी बड़ी क्रेनें लगी होती हैं, क्रेन्स यूज हो रही होती हैं। क्या क्रेन्स रेंट एक्सपेंस? और अगर हमारी ही क्रेन्स हो फिर वो भी एसेट होगा, उसकी भी कोई लाइफ होगी। आप फर्ज करें हमारी क्रेन्स जो है बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में 3 महीने यूज हुई हैं, क्रेन्स वाला एसेट 3 मंथ्स के लिए बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो, किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के इस्तेमाल हुआ, तो क्या एक एसेट ने अगर दूसरे एसेट को बनने में हेल्प की है तो उस रेलेवेंट टाइम पीरियड की डेप्रिसिएशन ऑफ दैट क्रेन should be added to the cost of that plaza या should be recognized as an expense? एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जिसका मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, लेबर लग रही है, ओवरहेड्स लग रहे हैं, इसी तरह एक मशीन भी लगी है। मशीन, क्या मशीन क्रेडिट हुई है उसको इस्तेमाल करने से? लेकिन एक एसेट क्रेडिट हुआ और दूसरा एसेट बढ़ रहा है, क्या कम होके क्या बढ़ रहा है? हमें अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। लेकिन अगर एक एसेट किसी दूसरे एसेट को बनाने में इस्तेमाल हो जाए तो जितने अरसे में तक वो इस्तेमाल हुआ है, जिस रेलेवेंट टाइम पीरियड में इस्तेमाल हुआ है, तो दैट रेलेवेंट टाइम पीरियड्स डेप्रिसिएशन विल बी कैपिटलाइज्ड टू दैट अदर एसेट। अब पढ़ जरा, अनलेस asset is used to bring another asset into working condition. In such a case, depreciation of an asset is capitalized to the cost of that other asset. For example, equipment is used to install a plant and machinery for a period of 3 months. 3 months depreciation should be capitalized to the cost of plant, and the remaining 9 months depreciation of the equipment should be expensed out. फर्ज करें इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ और पूरे साल की डेप्रिसिएशन बनती है 2 लाख। एक फिगर्स के साथ एक एंट्री लिखवा देगा इसी एग्जांपल में। किसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगी? इक्विपमेंट की होगी, इसी पैराग्राफ के मुताबिक बोल रहा हूं। तो इक्विपमेंट्स क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज सपोज 2 लाख। बताएं डेबिट कैसे होगा? प्लांट में कितना डेबिट फिगर बता दो, 3 मंथ्स कर लें यार, मतलब निकालने का मतलब मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मेरा भी वही दिल कर रहा जो आपका कर रहा, इस्तेमाल ना किया जाए। 50,000 का क्या होगा और बाकी 150 का क्या होगा?
अब अगर आपको पता चले यही जो इक्विपमेंट है किसी प्लांट नंबर 2 में भी 6 महीने इस्तेमाल हो गया है, तो फिर उसमें बाकी चला जाएगा और बाकी पता नहीं चल रहा किधर गया है, तो एक्सपेंस आउट हो जाएगा। जिसका नहीं पता वो एक्सपेंस आउट हो गया, अगर इन्फॉर्मेशन हो तो कैपिटलाइज हो जाएगा। तो लिख लें जरा साथ, एक एंट्री लिखें, इसी एग्जांपल के एंगल से मैंने वर्ड्स लिखे, 3/12 और बाकी 9/12। All amounts incurred to bring an asset into working condition are capitalized to the cost of asset। अब जो हजरात रोज नहीं पढ़ रहे, सवाए दुख के कुछ भी नहीं किया जा सकता। शायद ये वैसी कुछ बात बन गई है जिस तरह बोरिंग कॉस्ट में लाया जरा, बोरिंग नहीं, बोरिंग वाली नहीं, बोरोइंग कॉस्ट। आई होप कि आप बोर नहीं हो रहे बोरिंग लफ्ज से। बोरिंग कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन expense, depreciation is recognized as an expense unless borrowing cost relates to a qualifying asset, in that case it is capitalized। so unless an asset is used to bring another asset into working condition, in that case depreciation for the relevant time period is capitalized। फिर क्या होगा? अच्छा, ये जो डेप्रिसिएशन हमने 50,000 प्लांट में डेबिट कर दी, इससे क्या होगा? प्लांट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। हाँ, फिर वो जब प्लांट डेप्रिशिएट होगा, जिस तरह वो बोरिंग कॉस्ट भी प्रॉफिट लॉस में जाती है लेकिन प्लांट की डेप्रिसिएशन के साथ साथ, तो ये 50,000 भी एक्सपेंस आउट होगा, लेकिन अब किसके डेप्रिशिएट होने से? इस प्लांट के डेप्रिशिएट। ठीक है सर, अगली लाइन में आ जाए सर। An item of property value equipment shall be made at its cost। अब हमें जरा जाना है आज जरा इंट्रो की तरफ जरा वापस। इंट्रो कहां से आ गई बीच में? ये बहस आपने यकीनन इंट्रो में कहीं सुनी तो होगी, लेकिन क्योंकि आपको कल वाली बातें याद नहीं रहती, तो इंट्रो कहां याद आया किसी को? तो आए पहली दफा कॉस्ट के कंपोनेंट्स पढ़े। ये सबको पता है प्लीज, बिफोर वी स्टार्ट टू रीड दिस, के कॉस्ट डजंट मींस परचेज प्राइस। All directly attributable expenses to bring an asset into working condition are capitalized। तो कॉस्ट ऑफ एन एसेट, क्या हर एसेट इनिशियली कॉस्ट पे डेबिट होता है? और बात डेफिनेटली इस वक्त हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की भी बात कर रहे हैं। बाद में सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के IAS 16 में 2 मॉडल है, कॉस्ट एंड इवैल्यूएशन, और IAS 40 भी अगर ध्यान में लाएं तो उधर भी इनिशियली कॉस्ट पे ही है। एक मिनट जरा भागते जाए जरा, IAS 40 पेज नंबर 327, 328 के दरमियान में भी ये काइंडली प्लीज यार जरूर पढ़ना है। अब इस तरह ना की करें, सब चीजें मेरे पे ना रखें कि मैं अकेला पढ़ूं। मैं भी पढ़ लूंगा, लेकिन मैं आज इसलिए नहीं पढ़ूंगा, मैंने पढ़ लिया हुआ। तो आपने इसलिए आज पढ़ना है क्योंकि आपने पहले नहीं सही तरह पढ़ा। तो पेज नंबर 328 के दरमियान में ढूंढे जरा, एंड मेजरमेंट एट इनिशियल रिकॉग्निशन इज एट कॉस्ट। फिर वहां भी कुछ प्लस वाली बातें हुई, और फिर उसके नीचे नॉट एडिड टू कॉस्ट, लेकिन इनिशियली मेजर्ड एट कॉस्ट। आइए 16 में वापस आ जाए। एक उंगली बार रख लीजिएगा, भी शायद दोबारा पढ़ना पड़े, जाना पड़े, या पेज नंबर कम से कम नंबर रखना। 328 ठीक है, तो दोबारा ढूंढ लेते, आ जाए वापस। तो item of property plant equipment means we are talking about IAS 16 should be measured initially at cost, and what are the elements of cost। इसके साथ ब्रैकेट में ना कोई पैरा नंबर्स लिखे हुए हैं। ये किसी जमाने में टॉपिक डिटेल में था FA2 में, और FA2 में ओरिजिनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी एग्जाम में लेके जाने अलाउड होते हैं सॉरी भी, लेकिन अब क्योंकि वहां इस तरह से डिटेल में नहीं है, तो ये उस जमाने का एक पैरा नंबर लिखा हुआ है, चाहे आप काट ही दें, लेकिन यही ना हो कि ये पैरा नंबर का मतलब क्या है। जी सर, amount that should be included in the initial cost of an item asset are those that are necessary to bring an asset into location and condition that enables it to be used as intended by management। ये तो एक आई होप के स्टोरी सी पता है वैसे बात, जिस तरह से एसेट मैनेजमेंट इस्तेमाल करना चाहती है, वहां तक लाते लाते जो खर्चे आएंगे वो जमा होंगे। एसी की एग्जांपल छोटी सी पहले ज़हन में लाए। ऐसी जब इस कंडीशन में आ जाए कि यू आर इन अ पोजीशन किसे रिमोट से क्लिक करके ऑन कर लें, तब तक के खर्चे कैपिटलाइज हो जाएंगे। परचेज कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कैरेज इनवर्ट्स, इंस्टॉलेशन, वायरिंग वगैरह वगैरह, वर्किंग कंडीशन में लाने तक।
लेकिन अब थोड़ी सी बिगर पिक्चर में अपने जहन में रख लें, फॉर एग्जांपल आपने जापान से फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी इंपोर्ट करके अपनी फैक्ट्री लाहौर में वो मशीनरी इंस्टॉल करनी है, तो नीचे जो कुछ हम पढ़ेंगे आप ये वाली एग्जांपल जरा जहन में रख लीजिएगा कि फॉर एग्जांपल जापान से मशीनरी खरीदनी है, उसने फिर बाय शिप आना है और बाय शिप आके लाहौर तक पहुंचना है, लाहौर तक आते आते लेकिन कोई शिप के अलावा भी चीज चाहिए होगी, खुशकी में शिप नहीं चल पाएगी, तो फिर यहाँ तक वहां तक वो तो हमें पता है, हम नहीं जाएंगे, वो खुद आएगी, हम अपने तक मंगवा लेंगे। जी सर। नंबर 1, अब आ जाएंगे कॉस्ट में क्या क्या शामिल है, और प्लीज कुछ बातों में शर्मिंदा ना कीजिएगा। परचेज प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे और सेटलमेंट डिस्काउंट मल्टीप्लाई कर लेंगे। सेटलमेंट डिस्काउंट का क्या करेंगे? उसका परचेज कॉस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अदर इनकम में जाएगी। ट्रेड डिस्काउंट का क्या करेंगे? नहीं सर, अब इस केस में अदर इनकम बनेगी, हम चीजें खरीद रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव होगी। ट्रेड डिस्काउंट परचेज में से नेट, और अगर सेटलमेंट डिस्काउंट अर्ली पेमेंट की वजह से मिलेगी तो इट इज पार्ट ऑफ अदर इनकम, उसका यहां से कोई ताल्लुक नहीं। आगे प्लस इंपोर्ट ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, वो चाहे इनकम टैक्स के नाम से एक्सपेंस, जस्ट लाइक जिस तरह आप कोई बैलेंस लोड करवाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 100 का करवाते हैं तो पहुंचता कितने का है? जितना भी पहुंचता है। आप मुझे ये बताएं आप एंट्री कितने रुपए से करेंगे? आप 100 से करेंगे, क्योंकि वो जो गया वो गया नहीं, आपका वो लोड ही या वो कार्ड ही 100 का है, कार्ड एक्सपेंस डेबिट 100, कोई सेग्रीगेशन आप करेंगे? जरूरत नहीं। क्यों? आपका 100 गया, क्या उसमें नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है? उसके अंदर मौजूद है, आपको कोई सेग्रीगेशन करने की जरूरत नहीं, कैपिटलाइज हो जाएंगे वो। लेकिन कब तक कैपिटलाइज रहेंगे? जब तक वो मोबाइल यूज ना हो जाए, मोबाइल कार्ड यूज ना हो जाए, तो 10 मिनट बाद फिर एक्सपेंस आउट रिकॉर्ड कर देंगे। ज्यादा है, लेकिन इनिशियली बजट है सर। तो प्लीज परचेज प्राइस में से क्या लेस करके क्या जमा कर देंगे? आप मशीनरी जेल में रख लें, मशीनरी ने कराची पोर्ट पे पहुंचना है, कराची पोर्ट पे गवर्नमेंट का फिर जहां बस चलना है उसमें टैक्स ले लेना। वैसे तो टैक्स देना आप चाहते हैं, लेकिन अभी तक जो मेरे जैसे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं वो टैक्स देना नहीं चाहते, फिर गवर्नमेंट का भी बेचारी का जहां बस चलता है। अब गवर्नमेंट ने भी तो हमें फैसिलिटीज देनी है, गवर्नमेंट करे क्या? पैसे इकट्ठे करने के लिए वो हमें टैक्स लगाती है, हम देते नहीं, उसका फिर जहां दिल करता है। हालांकि इनकम टैक्स किस वक्त होना चाहिए? जब हम इनकम कमाएं। सेल्स टैक्स कब होना चाहिए? जब हम चीजें बेचें। लेकिन क्योंकि हमने इनकम पे पूरा टैक्स देना नहीं, सेल पे भी इधर उधर करके कम टैक्स देना है, तो फिर गवर्नमेंट का भी क्या बस चलना है? जहां हम चीजें छुपाने की पोजीशन में नहीं होंगे वहां गवर्नमेंट ने फिर उस पर टैक्स लेना है। अब मशीनरी हम अपनी पॉकेट में अगर ला सकते होते तो वो भी पूरी कोशिश कर लेते हम, लेकिन अब वो बेचारी तरह मशीनरी क्योंकि बड़ी होती है इसलिए वो नजरों में आ जाएगी, इसलिए फिर गवर्नमेंट का भी जहां बस चलेगा तो गवर्नमेंट ने भी टैक्स कलेक्ट कर लेना। तो यकीनन ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ? सेल्स और इनकम टैक्सेस है, लेकिन हम जब खरीद रहे हैं तो गवर्नमेंट उस वक्त ये टैक्सेस ले रही है। असूलन ये कब लेने चाहिए? इनडायरेक्ट टैक्सेस वर्ड सुना है कभी? जो लोग टैक्स पढ़ रहे हो मे बी। लेकिन मान लो अगर वो नॉन रिफंडेबल है तो इट इज पार्ट ऑफ योर एक्सपेंस, और अगर रिफंडेबल है तो बताएं फिर क्या है? फिर वो एक सेपरेट एसेट है। रिफंडेबल मींस क्या होगा? आपने पैसे दिए आपको वापस मिल जाने, या आपका रिसीवेबल है, आपके करंट एसेट्स में आएगा। और अगर नॉन रिफंडेबल है तो जो चीज खरीदने जिससे रिलेटेड है फिर ये उसकी कॉस्ट में जमा हो जाएगा। आगे चले सर। लेकिन अभी तक अगर हम अपनी वो मशीनरी वाली एग्जांपल एम रखें, अब मशीनरी के अगेंस्ट हमने परचेज प्राइस पे कर दी, वो सप्लायर को जो शायद जापान में है उसने डिस्काउंट अगर अलाउ की निगोशिएशन पे वो लेस कर ली, इंपोर्ट ड्यूटीज जमा कर ली, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस जमा कर लिए। लेकिन अभी शायद हम कराची पोर्ट पे हैं, आगे पढ़े अब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट की कुछ एग्जांपल्स आ रही हैं। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन का बेटा मीनिंग उस तरह से होता है, अगर आपको इत्तेफाक हुआ हो कॉलेज के बाहर एक जनरेटर पड़ा, अभी ऊपर आते हुए नजर पड़ी हो आपको, तो वो जमीन पे नहीं पड़ा, उसके नीचे एक क्या से कहना चाहिए, शायद फाउंडेशन ही कह लें, स्टैंड कह लें, जिस तरह से यहाँ ये बना हुआ जमीन से ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन की हुई, क्योंकि जमीन के ऊपर शायद रख देंगे तो वो शायद पानी से, बारिश के पानी से शायद उस पर जंग लग जाए। उसके कोई साइट बनाई हुई है, साइट प्रिपेयर की हुई है जिसके ऊपर उसे रखा जा रहा है।
तो इसी तरह अगर मशीनरी बनाने के लिए काम किया हुआ है, तो क्या ये भी मशीनरी को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए नेसेसरी है? कैरिज इनवर्ट्स, ठीक है जी। अब कैरिज इनवर्ट्स डेफिनेटली वो भी है जो जापान से बाय शिप चीजें अगर कराची तक आ रही हैं, वो भी सी में जो कैरिज है, वो भी जो शिप्स का कैरिज है, वो भी कैरिज इनवर्ट्स है। और अगर फिर कराची से लाहौर लानी है चीजें, वो जो ट्रांसपोर्टेशन है टू ब्रिंग द एसेट टू योर फैक्ट्री, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज का हो या लोकल कंट्री का हो, कैरिज इनवर्ट्स है। प्लस करेंगे सर, कैरिज आउटवर्ड क्या क्या करेंगे, उसका इससे ताल्लुक ही नहीं है। वो ताल्लुक ही किससे होता है? सेल से, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है, इंस्टॉलेशन असेंबली कॉस्ट, ठीक है। असेंबली कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, प्रोफेशनल फीस का मीनिंग ये होता है कि सम ये चीजें आपने सुनी हुई है, कुछ ना कुछ जहन में जरूर है, मैं बहरहाल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रोफेशनल फीस मींस चीजें अगर स्पेशलाइज नेचर की हैं, कोई मशीनरी कोई एडवांस नेचर की है, पाकिस्तान में उसकी एक्सपर्टीज नहीं है, हाउ टू ब्रिंग दैट मशीन इनटू प्रॉपर्ली वर्किंग कंडीशन, तो आपने कोई इंजीनियर या मशीनरी के एक्सपर्ट्स भी मंगवाए, सप्लायर से कहा जी को बंदा भी भेजें जो यहाँ तक जरा मशीन को सही इंस्टॉल कर दे आके, अब वो भी अपने प्रोफेशनल चार्जेस लेगा। अब यहाँ कोई अकाउंटेंट का प्रॉब्लम नहीं है कि अकाउंटेंट इस काम में उसने सिर्फ खर्चे जमा करने हैं। तो अगर कोई प्रोफेशनल हायर किया गया है जो आपको इस मशीनरी को वर्किंग कंडीशन में लाने में हेल्पफुल है, तो उसकी भी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल बन जाएगी, ठीक है। टेस्टिंग कॉस्ट, कॉस्ट पूरी करने का कॉन्सेप्ट होता है कि चंद दिन शायद उसे बगैर किसी को पीछे बैठाए कम बोझ डाले, ऐसे होता है मेरा ख्याल है। हमारे जमाने में तो होता था, पता नहीं अब दुनिया जमाना तरक्की ना कर गया हो। वो कुछ दिन अब स्लो स्लो कंपैरेटिवली रनिंग पूरी हो रही होती है। इसी तरह मशीनों को, अब देखो मशीनों की टेस्टिंग का मतलब क्या है। अब देखो ना, मशीनों की टेस्टिंग का मतलब ये है कि मशीनरी के एंगल से कि मशीनरी में रॉ मटेरियल इंजेक्ट करके क्या सही फिनिश गुड्स बन रही है नहीं, एक उनकी रनिंग सॉर्ट ऑफ चेकिंग सॉर्ट ऑफ हो रही है। अब ये मशीनरी को प्रॉपरली ऑपरेशनल करने से पहले का काम होगा। एक तो है ना कि हम ये रॉ मटेरियल इसलिए प्रोसेस कर रहे हैं ताकि फिनिश गुड्स बना के बेचें। इस रॉ मटेरियल को इंजेक्ट करने का मकसद क्या होगा जो टेस्टिंग के लिए, कि चेक करना है कि फिनिश गुड सही बन रही है नहीं। लेकिन टेस्टिंग पर्पसेस के लिए भी अगर कोई रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो क्या इसकी कोई कॉस्ट आएगी? फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, लेकिन इसका मकसद फिनिश गुड्स बना के बेचने की बजाय फिलहाल क्या है? टेस्टिंग है। तो कैश का आउटफ्लो होगा, बाद में अगर और पूरी करूं, फिर इसे प्रोसेस करने में भी शायद लेबर की इन्वॉल्वमेंट भी हो, कुछ ना कुछ ओवरहेड्स भी लगेंगे, फर्स्ट करें फिनिश गुड्स बन गई, ठीक है। लेकिन क्या इन फिनिश गुड्स को बनाते हुए टेस्टिंग करते हुए कोई खर्चा आ गया हमारा? सर जी आ गया सर, तो ये कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग है, ये जो खर्चा हुआ। लेकिन क्या ये भी पॉसिबल है कि ये जो फिनिश गुड्स बन जाए ये कुछ अच्छी कंडीशन में बन ही जाए? हो सकता है बहुत अच्छी कंडीशन में बन जाए, हो सकता है पहली दफा जब बनाए तो उतनी अच्छी कंडीशन के ना बने, हो सकता है बिल्कुल ही जाया हो जाए। अगर बिल्कुल ही जाया हो जाए फिर तो सारी कॉस्ट एज इट इज ही ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर इनको बेच के कुछ पैसे मिल जाए तो फिर वो नेट टेस्टिंग कॉस्ट बन जाएगी। हाँ ये भी फिर हो सकता है कि सही बन जाए तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल कैन बी मोर देन द टेस्टिंग कॉस्ट मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का। लेकिन ये कम हो या ज्यादा हो, क्या चीज किससे नेट हो जाएगी? टेस्टिंग कॉस्ट नेट हो जाएगी सेल प्रोसीड से। हमारा काम क्या होगा? कॉस्ट ऐड कर देंगे और प्रोसीड्स लेस कर देंगे। प्रोसीड्स चाहे इक्वल हो, कम हो, जीरो हो या थोड़ी सी ज्यादा हो, उससे क्या होगा कि ज्यादा है वो नेट कॉस्ट ऑफ एसेट में से लेस हो जाएंगे। लेकिन नेवर अदर इनकम, ना इस खर्चे ने प्रॉफिट लॉस में जाना है, ना इस प्रोसीड्स ने प्रॉफिट लॉस में जाना। बिल्कुल उसी तरह जरा रिलेट कर लेते हैं जहां जहां हो सकता है। IAS 23 में अगर आप बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर रहे हैं, स्पेसिफिक बोरिंग है, तो जो स्पेसिफिक बोरिंग का इंटरेस्ट इंकर्ड है वो कैपिटलाइज होता है? सर जी होता है सर। और अगर कोई इसमें से सरप्लस फंड्स पे इन्वेस्टमेंट इनकम आ जाए तो वो नेट करके फिर कैपिटलाइज होता है। इट मींस वो अमाउंट प्रॉफिट लॉस में ना एक्सपेंस की जानी है, ना उस इनकम में प्रॉफिट लॉस में जाना। और अगर वो कमेंसमेंट से पहले की हो, सीज के बाद की हो, तो फिर वो इंटरेस्ट में भी प्रॉफिट लॉस में जाना है। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम होगी तो उसने भी अदर इनकम में जाना। तो इस केस में टेस्टिंग कॉस्ट आप कैपिटलाइज तो कर रहे हैं, आप संडे से 12 पूरा पड़ा,
टेस्टिंग कॉस्ट दैट एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, लेकिन नेट ऑफ क्या, प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग टेस्टिंग। तो टेस्टिंग कॉस्ट में इससे मुराद यहां क्या है, वो मटेरियल, लेबर कॉस्ट, वो ओवरहेड्स जो आपको इंकर करने पड़े ताकि आप मशीनरी की टेस्टिंग कर सकें। अब स्पेशली हम मशीनरी के एंगल से मैं बात कर रहा हूं। अगर कोई गाड़ी के एंगल सोचे, गाड़ी टेस्ट हो रही है, तो उसका वो पेट्रोल का खर्चा, पेट्रोल ही होगा शायद, या किसी बंदे से कहने यार तू चला के दे, पता नहीं एक्सप्लोड ही ना हो जाए, मैं नहीं बैठना, तो वो जो जिसने रिस्क लिया है, अगर उसने भी कोई पैसे लिए, ये ना हो कि देश ने तो हवा में उड़ जाए, ये जहाज ना हो, चेक कर रहे हैं ना गाड़ी। जी सर, 5 चीजें जो पढ़ी है जरा गिनने जरा यार, कौन कौन सी पढ़ ली। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, कैरिज इनवर्ट्स, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली, प्रोफेशनल फी एंड कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग। आपका काम, हमारा काम ये है कि हम हर एंगल से चीजें कवर करें। पेपर बनाना किसका काम है, तो वो क्या बनाएगा ये उस पे है। हमारा काम क्या है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। कल तक जो पढ़ रहे थे वो तो बड़ा मुश्किल था, आज पढ़ा हुआ है तो ना कल पढ़ रहे थे मुश्किल बढ़ा है, आज पहले ही पढ़ा हुआ है, नेट इफेक्ट सेम है। प्लीज नेट इफेक्ट सेम ना करें, कम से कम इसको तो सही रिवाइज करना। एक और चीज बड़ा इंट्रो में भी डिस्कस हुई थी, जरा नेक्स्ट पढ़े जरा। सी, इनिशियल एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कॉस्ट व्हेन द एंटिटी हैज एन ऑब्लिगेशन टू इंकर दीस कॉस्ट। इसके साथ ब्रैकेट में एक IAS 37 लिखा हुआ, ये तो डेफिनेटली FA2 में ही है, लेकिन इस जो एंट्री है, जो इस केस में एंट्री होती है, उसका एक इफेक्ट IAS 16 में है। मतलब ये स्टैंडर्ड जो मैंने आपके सामने IAS 37 बोला अभी, ये तो डेफिनेटली कहाँ है, लेकिन जो इस लाइन से डबल एंट्री होनी है, उस डबल एंट्री का एक हिस्सा IAS 16 में है और उसका जो दूसरा हिस्सा वो IAS 37 में। तो हमारा जरा काम आज ये है कि वो जो पहला हिस्सा इसका IAS 16 वाला वो हमें क्लियरली पता हो, बाकी जो उसका दूसरा हिस्सा है वो फिर थोड़ा सा आपको बस मैं आइडिया दे दूंगा, लेकिन उसकी जो डेप्थ है वो FA2 में जाके आएगी। ठीक है सर, तो आप जरा आइए सेंटेंस के क्या लिखा हुआ सर। Initial cost of future, initial estimate of future cost that the entity has an obligation to incur these costs। ये बात जरा समझने के लिए छोटी सी मेरी एक एग्जांपल जरा, आई होप शायद आपको एग्जांपल से याद आ जाए। दुनिया में जो ऑयल एंड गैस की एक्सट्रैक्शन है, जी सर, सॉरी, हाँ जी, जहां भी है जहां भी दुनिया में ऑयल गैस एग्जिस्ट करता है, ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं, दुनिया में ऑयल गैस रिजर्व्स हैं सर वैसे। यकीनन कुछ ऑयल एंड गैस रिजर्व्स तो डेफिनेटली जमीनी इलाकों में भी हैं। मसलन फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में भी, बलोचिस्तान में, सिब्बी में गैस रिजर्व्स काफी सारे हैं। डेफिनेटली वहां को पानी नहीं इन्वॉल्व है, लैंड के नीचे है, लेकिन मेजर जो ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं, ज्यादा ऑयल एंड गैस रिजर्व्स ये जो मिडिल ईस्ट वगैरह की कंट्रीज हैं, इनमें अंडर द सी वाटर है। लेकिन सी वाटर से मेरी मुराद क्या है, जरा समंदर से बनाया जरा, समंदर में क्या होता है, मछलियों से पहले कुछ होता है सर, पानी होता है सर। लेकिन क्या पानी अनलिमिटेड है नीचे, एक उसे क्या कहेंगे, तय कहेंगे, सतह समंदर, पता नहीं, इंग्लिश में तो सी बेड ही कहते हैं, मैं उर्दू में सोच रहा था। जहां पानी खत्म हो जाता है वहां पे जमीन आ जाती है नीचे, उसे कहते हैं सी बेड। डेफिनेटली डेप्थ्स आपको पता है, कई 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 किलोमीटर भी है, 10-15 किलोमीटर तक, शायद माइल्स तक शायद भी है। तो बाहर एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं नीचे सी बेड आ जाता है, जमीन आ जाती है। तो ये ऑयल एंड गैस के रिजर्व अल्लाह ताला ने वहां भी काफी सारे रखे हैं, बल्कि शायद मेजर मेजर जो ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स हैं वो सी बेड के नीचे हैं।
आपने मे भी कोई डॉक्यूमेंट्रीज में कभी वो देखा, समंदर के अंदर कंस्ट्रक्शंस हुई होती हैं ऊपर, चले 12। अब यहां तक पहुंचेंगे कैसे? इसमें पाइपलाइंस फिट की जाती हैं, जिसका कोई भी पाइप वगैरह होता है, लेकिन डेफिनेटली वो पाइपलाइंस भी बड़ी। अब कोई कंपनीज होंगी जो एक्सट्रैक्शन का काम करती हैं, कंपनी एक्सट्रैक्शन कंपनीज, ये ऑयल एंड गैस रिजर्व से कैसे पहुंचेंगे? पाइपलाइंस फिट करेंगे। अब पाइपलाइन अगर फिट करनी है तो कुछ डिगिंग करेंगे, खुदाई होगी। डिगिंग के रिजल्ट में क्या होगा? नहीं मतलब डिगिंग के रिजल्ट में क्या होगा? बहुत सी मड निकल आएगी। वो मड कहाँ फेंकेंगे? वो वक्ती तौर पर इधर ही होगी। अब ये मैं जरा मड निकाल रहा हूँ और मैंने वो स्पेस क्रिएट कर लिया, पाइपलाइन फिट होगी मेरी। अब इसमें से एक्सट्रैक्शन होनी है, ठीक है सर। अब इसमें इन कंपनीज का अब कोई ना कोई किसी हर मुल्क की कोई हदूद के अंदर कहीं ना कहीं रिजर्व होंगे, किसी की हदूद के अंदर कौन से हैं। तो जब भी कोई कंपनी किसी एक्सट्रैक्शन कंपनी को लाइसेंस देती है कि वह एक्सट्रैक्शन कर ले, तो उसमें एक नेसेसरी क्लॉज अक्सर ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है कि फर्ज करें 20 साल में उम्मीद है कि ये ऑयल एंड गैस रिजर्व जितने हैं वो निकल जाएंगे यहाँ से। तो उस क्लॉज में एग्रीमेंट में ये लिखवाया होता है कि 20 साल बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जांपल कंप्लीट हो जाएगा, तो कंपनीज ने ये अपनी पाइपलाइन फिट रख के ही नहीं वहां से चला, मतलब रिजर्व निकाले बस ये वहीं रहेगी। 3 काम करने होते हैं, वो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ जो फिर अभी आपके पास बुक में भी आ जाएंगे। सबसे पहला काम, इस पाइपलाइन को, ये जो भी मैंने पाइपलाइन बनाया, इसको यहां से डी इंस्टॉल करना। एक तो है इसकी इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन तो कब होगी? शुरू में। लेकिन एंड में डी इंस्टॉलेशन के लिए एक वर्ड होता है डिसमेंटलिंग। पहला काम डिसमेंटलिंग, अकाउंटिंग में पढ़ा हो, हम भी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो डिसमेंटलिंग पहला काम। दूसरा काम, फिर इसे वहीं निकाल के वहीं नहीं फेंक देना। इसकी रिमूवल का मतलब होता है इसे किसी प्रॉपर जगह बेचना है या डिस्पोज ऑफ करना, समंदर में नहीं फेंक के निकल जाना। तो दूसरा काम क्या हो गया? रिमूवल। रिमूवल में से मुराद इसको कहीं रिमूव करना, मतलब वहीं नहीं फेंकना, कहीं किसी मार्केट में बेचें, कुछ करें इसका, वहां नहीं। स्क्रैप में बेचें, जो भी करना है वहां फेंक के नहीं निकल, तो डिसॉल्व करके फेंक दिया, ये भी नहीं करना। पहला काम क्या बोला मैंने? डिसमेंटल क्या है? अब ये जो इंस्टॉल हुआ था इसको, इसकी डी इंस्टॉलेशन करना, फिर इसकी रिमूवल, इसे कहीं बेचना। और नंबर 3 भी साइट रिस्टोर करना। साइट रिस्टोर से मुराद ये है कि इस जगह को वैसा ही करने की कोशिश करना जैसी ये उस वक्त थी जब ये पाइपलाइन इंस्टॉल नहीं हुई थी। इट मीन ये जो डिगिंग के रिजल्ट में मड वगैरह थी, इसको दोबारा फिल करना, ताकि वो जो समंदर में मखलूक रहती है उन्हें महसूस हो कि दुनिया वैसी ही हो गई है जैसी 20 साल पहले थी। तो कौन से 3 काम हो गए? डिसमेंटलिंग, रिमूवल एंड साइट रिस्टोरेशन। ये काम अब लिखे होते हैं एग्रीमेंट में। तो जैसे ये वाली कंपनीज कोई एग्रीमेंट साइन करेंगी, तो उस एग्रीमेंट की साइनिंग वाले दिन ही क्या उनकी कोई ऑब्लिगेशन टू डिसमेंटल, रिमूव एंड साइट रिस्टोरेशन बन जाएगी? अब उन्होंने एग्रीमेंट में साइन किया हुआ है और इक्विपमेंट इंस्टॉल कर लिया, तो अब उनकी एक ऑब्लिगेशन बन गई कि उन्होंने एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स 30 ईयर्स जो भी हैं, ये 3 काम करके जाना है। प्रॉब्लम अब क्या है कि लाइबिलिटी बनानी कब है? शुरू में, एंड में? लाइबिलिटी तब बनाते हैं जब लाइबिलिटी बन जाए, या लाइबिलिटी तब बनाते हैं जब लाइबिलिटी सेटल हो जाए? इसको एक सेकंड छोड़ दें, आप मुझे ये बताएं, गुड्स अगर खरीदनी है और पैसे नहीं दिए, तो पैसे देना ऑब्लिगेशन हो गई है। क्या एंट्री करेंगे? परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, या क्रेडिटर क्रेडिट, क्रेडिटर क्रेडिट। फिर पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर डेबिट और कैश क्रेडिट। लाइबिलिटी कब बना लेंगे? जब वो बन जाएगी। अब लाइबिलिटी कब बन जाएगी? जब चीजें पकड़ लेंगे। अब यहां लाइबिलिटी कब बन जाएगी? जब इक्विपमेंट इंस्टॉल कर लेंगे। तो फर्स्ट करें इक्विपमेंट इंस्टॉल किए 1 जनवरी 2021 को, हालांकि पैसे सपोज 20 साल बाद अब डेट बन जाएगी, लेट्स अप्रोक्सीमेटली 31 दिसंबर। 20 साल बाद बताएं डेट क्या आएगी? 31 दिसंबर 2040 का लें, वैसे मेरा 21 से चलें 40। पैसे तो इस दिन जाने हैं। फर्ज करें पैसे जाने हैं 10 मिलियन उस दिन,
तो एंट्री कब करनी है? आज। आज क्यों करनी है? ऑब्लिगेशन बन गई। तो लाइबिलिटी तो क्रेडिट करनी है आज, लाइबिलिटी टू डिसमेंटल रिमूव एंड साइट रिस्टोरेशन। फिर एक और दूसरा कॉन्सेप्ट भी आपको थोड़ा सा आइडिया है, ये पैसे देने 20 साल बाद, तो क्या इसकी कुछ प्रेजेंट वैल्यू भी होनी चाहिए? सर कुछ प्रेजेंट वैल्यू भी होनी चाहिए सर। तरीका क्या होता है, पहले फ्यूचर एस्टिमेट लगाया जाता है, फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक कॉन्सेप्ट है, इन्फ्लेशन का एक कॉन्सेप्ट है। आज लाइबिलिटी रिकॉर्ड तो करनी है, लेकिन आज लाइबिलिटी आज की वैल्यू पे रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो ये 10 मिलियन कौन सी वैल्यू है? फ्यूचर वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू का तरीका पता? कैलकुलेटर उठाए। 1 प्लस कोई फॉर्मूला पढ़ा हुआ? 1 प्लस आई या आर, 0.1 10% मैंने ज्यूम किया है, माइनस एन, एक पॉजिटिव भी है, कंपाउंडिंग नहीं कह रहा। कंपाउंडिंग या डिस्काउंटिंग? डिस्काउंटिंग क्या होती है? फ्यूचर से आ जाना। कंपाउंडिंग क्या होता है? आज से फ्यूचर में जाना। हम कहां से कहां आ रहे हैं? तो -20। आंसर बताएं। बता दें यार जो आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। आज का 1.4 अगर 10% इन्फ्लेशन है, तो क्या 10 साल बाद, 20 साल बाद 10 मिलियन हो जाएगा? सर ऐसे ही है ना सर। आज का 1.4 मिलियन अगर 10% इन्फ्लेशन है, 20 साल बाद कितना हो जाएगा? तो व्हाट इज 10 मिलियन? फ्यूचर वैल्यू। उसकी क्या करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू के लिए मैंने, क्योंकि लाइबिलिटी आज रिकॉर्ड होनी है, तो ये एंट्री होती है प्रेजेंट वैल्यूज के बेस पे। तो लाइबिलिटी क्रेडिट जो मैंने की है, ये तो ऑब्लिगेशन बन गई। इसकी जो भी फर्दर डिटेल है लाइबिलिटी क्रेडिट की, ये आप पढ़ेंगे जब आप पहुंचेंगे F2 में। लेकिन आज जो हमने नई चीज पढ़नी हुई है कि इसका डेबिट इफेक्ट कहां होना। डबल एंट्री पूरी होनी है ना? नहीं, मैंने वो भी बताता हूं मैं। लेकिन लाइबिलिटी तो क्रेडिट हो गई, सवाल ये पैदा होता है कि इसने डेबिट कहां होना है। तो डेबिट कहां होने के लिए आप जरा एक स्टोरी पढ़े, नीचे पूरी लिखी हुई है। अब ये पूरी स्टोरी आप पढ़े, फिर जहां पे मेरी जरूरत है मैं बीच में इन्वॉल्व होता हूं। कंपनी में बी रिक्वायर्ड टू डिसमेंटल, मिल गई हेडिंग। Remove the equipment and clean up a location where it has been working when production ceases. Ceases means stops. दोबारा पढ़े। कंपनी में भी रिक्वायर्ड टू डिसमेंटल किसे कहते हैं? रिमूव किसे कहते हैं? क्लीन अप किसे कहते हैं? क्लीन अप उसे कहते हैं जो साइट रेस्टोरेशन है। एनवायरमेंटल डैमेजेस के आजकल बड़े वर्ड्स आप सुनते होंगे। एनवायरमेंट को साफ सुथरा रखा जाए। जब आप ऑयल की एक्सट्रैक्शन कर रहे होंगे तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, आप जितनी मर्जी रिजल्ट में जो आप 20 साल वहां काम करते रहे, बहुत से एनवायरमेंटल इश्यूज आएंगे, तो उसको साफ सुथरा करके आपने वहां से जाना है। कब की बात हो रही है? शुरू में जाना है या एंड में जाना है? जाना एंड में है, लेकिन एग्रीमेंट की वजह से आपकी लायबिलिटी स्टार्ट में बन जानी है। This is often the case in industries where where companies are only granted licenses to operate on a condition that they undertake to perform these activities. Such industries include, मैंने ऑयल एंड गैस की एग्जांपल दी है, माइनिंग इंडस्ट्रीज में भी खुदाइयां होती हैं, फिर न्यूक्लियर इंडस्ट्री, न्यूक्लियर पावर वगैरह में तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स है। वो शायद उन इलाकों में फसलें उगना बंद हो जाती हैं जहां न्यूक्लियर प्लांट्स लगे होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट हो रही हो। ठीक है, तो वो सारा कुछ रिस्टोर करना। तो कोई भी इंडस्ट्री हो जिसमें इस तरह की ऑब्लिगेशन अगर राइज हो रही है, तो आप उसे प्रेजेंट वैल्यू के बेस पे रिकॉर्ड करेंगे। तो सपोज अ कंपनी हैज ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म दीस एक्टिविटीज बिकॉज इट इज एग्रीड इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द रेलेवेंट गवर्नमेंट एज performance of these activities is agreed in a binding contract, therefore liability to dismantle and remove the asset is recognized immediately after the installation of the equipment at the start of the contract. ये ठीक है जी? ये पढ़े जरा दो लाइन दो, एज से लेके स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर। However, as the liability is to be settled at the end of the contract, therefore liability is measured on the basis of
दिस इज ऑल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड आउटफ्लोज। ठीक है, कंक्लूजन अब क्या है? एज द एंटिटी कैन नॉट, ये वर्ड आपने बताने समझाते हैं, एज द एंटिटी कैन नॉट ऑब्टेन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विदाउट एग्रीइंग टू द क्लॉजेस ऑफ द एग्रीमेंट। यहां रुकें जरा, ये ठीक है बात? अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है डिसमेंटलिंग करनी है और आप कहते मैं नहीं करनी, तो आपको इन इक्विपमेंट से फायदा भी नहीं हासिल हो सकेगा। तो क्योंकि लायबिलिटी पे एग्री करना जरूरी है, तभी आप अपने इस इक्विपमेंट से, पाइपलाइन इक्विपमेंट से फायदा हासिल कर सकेंगे। इसलिए फिर जो इस लायबिलिटी का सेकंड इफेक्ट है वो कैपिटलाइज किया जाता है रादर देन एक्सपेंस आउट। ठीक है, मतलब इसका कैपिटलाइज करने का मतलब क्या है? उसी साल एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे आप, कैपिटलाइज करके ये अमाउंट एसेट कॉस्ट में जमा हो जाएगी और फिर ये अमाउंट एक ही साल में प्रॉफिट लॉस में जाने की बजाय 20 साल फर्ज करने की लाइफ है तो 20 सालों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये समझ आती है आखिरी बात? कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी? जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो प्लीज दोबारा कंक्लूजन, क्यों कैपिटलाइज किया है आप बताएंगे? अगर हमें एसेट से बेनिफिट लेना है तो हमें इस एप्लीकेशन से एग्री करना है, और लेकिन उस एप्लीकेशन पे एग्री करने से खर्चा होना है, तो उस खर्चे को कैपिटलाइज करके एक ही साल में एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे, उसे ओवर अ पीरियड ऑफ द लाइफ डेप्रिसिएशन के नाम से एक्सपेंस आउट। ग्रांट ठीक है, लेकिन वो लायबिलिटी है, बट ठीक है बात आपकी, लेकिन ये एसेट है, वो ग्रांट इनकम बननी है ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये खर्चा भी एक साल में एक्सपेंस आउट होने की बजाय शायद ये 20 सालों का खर्चा, तो एक ही साल में मिस मैचिंग। ठीक है, बट वहां थी डेफर्ड ग्रांट इनकम, अदर इनकम बननी है ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ। हाँ जी, इसी तरह नहीं, यहाँ लायबिलिटी में का सेकंड इफेक्ट की सब बात हो रही है। ये जो एसेट डेबिट हुआ, ये कौन सा एसेट है? ये वही इक्विपमेंट है। तो अब इस इक्विपमेंट की कॉस्ट में ये भी ऐड हो जाएगी फिगर, और ये जो फिर टोटल अमाउंट बन जाएगी ये फिर फ्यूचर में डेप्रिशिएट होगी। और लायबिलिटी का आगे फ्यूचर में क्या होगा ये अभी आपके सिलेबस से रेलेवेंट नहीं है, वो फिर IAS 37 में, क्योंकि ये लायबिलिटी भी तो चेंज होती जाएगी ना। अभी हमने किया -20, जब एक साल गुजर जाएगा तो फिर -19 हो जाना है, और -19 से फिर फिगर्स बदल जानी है। लेकिन वो जो हो रहा है वो फिर IAS 37 का हिस्सा है। हमारे से रिलेटेड क्या है कि अगर कोई डिसमेंटलिंग कॉस्ट हो तो फ्यूचर के अगर गिवन है तो आपने प्रेजेंट वैल्यू लेके उसे अपनी एसेट कॉस्ट में ऐड करना, क्योंकि वी कैन नॉट ऑब्टेन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विदाउट एग्रीइंग टू द क्लॉजेस ऑफ द एग्रीमेंट, और रादर देन एक्सपेंस आउट इमीडिएटली हम इसे कैपिटलाइज करेंगे। बाकी भी इंशाल्लाह एक क्वेश्चन भी करेंगे। सी पॉइंट में क्या लिखा होता है? जो इनिशियल एस्टीमेट ऑफ फ्यूचर कॉस्ट है, इनिशियल एस्टीमेट ऑफ फ्यूचर कॉस्ट का मतलब प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कॉस्ट वेयर द एंटिटी हैज एन ऑब्लिगेशन टू दीस कॉस्ट। ऊपर हेडिंग क्या थी जिसे हम पढ़ रहे थे? एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में सी पॉइंट लिखा हुआ। तो एलिमेंट कॉस्ट में नंबर 1 क्या था? परचेज प्राइस, इनिशियल एस्टीमेट ऑफ फ्यूचर कॉस्ट। ठीक है सर, तो यहां तक कौन सी चीज कंप्लीट हो गई कि कॉस्ट में क्या क्या आना है। अब आ जाएगा नीचे एक एक्सेप्शन, वो भी पढ़ लें, कॉस्ट में क्या क्या नहीं आना है। और कॉस्ट में क्या क्या नहीं आना है को मेरा ख्याल एक रिवाइज भी कर लें, पेज नंबर 328 पे जाएं जरा। सॉरी यार शायद बोर हो रहा, वहां भी कोई एक्सेप्शंस थी, तो कुछ मिलती जुलती चीजें वहां से पहले यहां ढूंढ लें जरा। नहीं, स्टार्टअप कॉस्ट के नाम से यहाँ नहीं है, जो है वो ढूंढ लें। नहीं, एबनॉर्मल लॉस है जी उधर 179 को किस पेज से देख रहे हैं हम? ये ऑनलाइन स्टूडेंट साथ हैं जी प्लीज। एबनॉर्मल वेस्टेजेस के एग्जांपल मुझे आज बता देंगे जो उस दिन मैंने कम से कम बताई थी। नहीं, सीमेंट वाली बोल तो दें कि सीमेंट मतलब सीमेंट वाली, मैंने नॉर्मल भी थी वो, उसमें एबनॉर्मल क्या था? तो एबनॉर्मल लॉसेस अगर है तो इनकम स्टेटमेंट में बनाए, आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नजर आते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, स्टॉक बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सब लॉसेस हैं, एक्सपेंस आउट होते हैं। ठीक है, ठीक है सर। उधर जाएं, इधर आए, पहले जो उधर है इधर से मिला लें जरा। उधर सेलिंग एडमिन, इधर भी शायद है, इधर सेलिंग एंड एडमिन इकट्ठा दिया में। ऑपरेटिंग लॉसेस पहले फाइनल करना है, उधर है, इधर भी है। इधर क्या वर्ड लिखा हुआ? इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। तो चार चीजें जो उधर थी इधर फाइनल हो गई। अब आ जाए जरा नंबर 2 पे, इधर वाले 179 पेज पे क्या लिखा हुआ?
मुझे ये बताएं, स्टाफ ट्रेनिंग एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जरूरी होती है या स्टाफ ट्रेनिंग एसेट को ऑपरेट करने के लिए जरूरी होती है? आपने नई मर्सिडीज ली है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चलानी नहीं आती, ठीक है, मतलब माशाल्लाह अमीर आदमी, हमेशा ड्राइवर्स चलाते रहे, पैसे रब ने दिए हैं, आपने एक नई मर्सिडीज ले ली, आपने लेकिन सोचा यार गाड़ी चलाना भी सीख ही लेता हूं, क्या गाड़ी इज अवेलेबल फॉर यूज? तो अगर आपको नहीं चलानी आ रही तो गाड़ी को नहीं आप कहेंगे इट इज नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, इट इज अवेलेबल फॉर यूज। हाँ, आप अगर ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं तो इट इज एन ऑपरेशनल एक्सपेंस। इसी तरह एम्प्लॉइज अगर नई मशीनरी है, ट्रेन करवा रहे हैं ताकि इस नई मशीनरी को प्रॉपर्ली हैंडल कर सकें, तो ट्रेनिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होने की बजाय एक्सपेंस आउट होगी, क्योंकि इट इज नॉट नेसेसरी टू ब्रिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन, इट इज अवेलेबल फॉर यूज। हाँ, अगर आप चलाने के लिए ऑपरेशनल करने के लिए अपनी चीजों को ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो देन ट्रेनिंग इज एन एक्सपेंस। ठीक है सर? ठीक है सर। एक चीज पर होती है रीलोकेशन। रीलोकेशन का वर्ड आया कल कहीं? ये FA2 में आया शायद, आपके साथ भी आया। शिफ्टिंग, लेकिन इसके साथ वर्ड है रीलोकेट का मतलब है शिफ्टिंग। मसलन आप अपने मोबाइल को यहां से उठाएं, यहां रख दें, ये क्या लगेगा? रीलोकेट। फर्ज करें आप कनाडा में सेटल हैं और आपने कहा कनाडा में तो हालात ही कोई नहीं, तो मैं पाकिस्तान चलता हूं। आपने सब कुछ उठाया, सामान उठाया, पाकिस्तान में आ गए, इसे कहते हैं रीलोकेशन, किसी एक जगह से दूसरी जगह पे आ जाना। इसी तरह फर्ज करें आपकी मशीनरी शेखुपुरा में बेहतरीन चल रही थी, आपकी फैक्ट्री शेखुपुरा में थी, लेकिन आपका प्लान ये चेंज हो गया कि यार अब शेखुपुरा की बजाय मैं अपनी फैक्ट्री जरा इस्लामाबाद शिफ्ट कर लेता हूँ। तो वो जो मशीनरी वहां इंस्टॉल हुई होगी उसकी आप दोबारा उसको डिसमेंटल करेंगे वहां से, वो दोबारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, फिर दोबारा आके फिर इंस्टॉलेशन करेंगे इस्लामाबाद में। क्या पहली वाली इंस्टॉलेशन, पहली वाली वायरिंग शायरिंग ये कैपिटलाइज होगी? पहली वाली। लेकिन उसके बाद अगर आप अपनी मर्जी कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं तो ये जो सब्सिक्वेंट फिर रीलोकेशन एक्सपेंसेस हैं ये भी फिर कैपिटलाइज नहीं होंगे, ये फिर एक्सपेंस आउट होंगे। तो ब्रैकेट पड़े जरा, रीलोकेशन समझ आ गया? अच्छा, मोबाइल से ढूंढ रहा है रीलोकेशन? नहीं, मैंने कहा मोबाइल से रीलोकेशन तो नहीं ढूंढ रहा कहीं कि ये क्या होती है? मेरी वजह से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा? अच्छा, ये ब्रैकेट बने सर, ये क्लियर है जी सर? रीलोकेशन फर्स्ट टाइम तो खर्चे आ रहे हैं इंस्टॉलेशन वगैरह वो तो ठीक है, लेकिन अगर रीलोकेट करने पे कोई खर्चे आ रहे हैं तो इज इट कैपिटलाइज्ड और एक्सपेंस आउट? सॉरी आपको जरा बोर किए, अब आ जाए क्वेश्चन कर देते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आप इंटरेस्टेड रहते हैं सर? स्टार्टअप कॉस्ट उधर आई थी, वो जो पूरा पढ़े ना, आगे पूरा पढ़े। IS40 में आया था कि अगर लाजा उस कंडीशन में नहीं आया जिस कंडीशन में वो प्रॉपरली ऑपरेट कर सके, और शुरू में कोई आपने गार्ड्स रख लिए हैं सिक्योरिटी के लिए, वो सफाई के लिए बंदे रख लिए हैं, तो वो स्टार्टअप कॉस्ट शुरू में तो आप उन्हें एक्सपेंस आउट करेंगे। जी सर। ए लिमिटेड बॉट a special bread making plant on 1st January 2021। डिटेल्स अभी चला है, एक मिनट इसकी रिक्वायरमेंट जरा ढूंढने नीचे। फर्स्ट लाइन परचेज प्राइस, अपना अपना ओपिनियन देते हैं, मैं फिर एंड में कंक्लूड करता हूं। परचेज प्राइस इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स ऑफ 14%। मुझे ये बता दें क्या इस 5,70,000 में 14% सेल्स टैक्स शामिल है? हमें कोई इतराज नहीं हो सकता, हमें नहीं पता ये नॉन रिफंडेबल है ये रिफंडेबल है। अगर पता चल गया कि नॉन रिफंडेबल है फिर तो कोई इशू नहीं है, और अगर पता चल गया पढ़ के कि रिफंडेबल है तो फिर इशू है, और अगर ना पता चला कि रिफंडेबल है नॉन रिफंडेबल है तो वो मेरे लिए छोड़े। शामिल है ये पता, आगे चले। इंपोर्ट ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज ऐड होंगी, नॉन रिफंडेबल है। अच्छा, वैसे इंपोर्ट ड्यूटीज के साथ ना भी लिखा हो ना तो कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी ये होती है नॉन रिफंडेबल, ये लिख लेना, या आईडी है। वैसे तो हो जाएगा 2-3 दिन में क्वेश्चन जब होंगे। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, फ्यूल इंकर्ड व्हेन ट्रांसपोर्टिंग द प्लांट टू फैक्ट्री,
कैरी इनवर्स टाइप चीज है। एडमिन कॉस्ट एक्सपेंस आउट होगा। स्टाफ पार्टी टू सेलिब्रेट द एक्विजिशन ऑफ द न्यू प्लांट, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। सॉरी, क्या प्लान में आ जाना था वर्किंग कंडीशन में अगर ये खुशी ना मनाई जाती? स्टाफ ट्रेनिंग, टेस्टिंग टू इंश्योर प्लांट फुली ऑपरेशनल बिफोर स्टार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ द सैंपल्स एंड बाय प्रोडक्ट्स, लेस होगी, जज्बाती भी नहीं होना। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ सैंपल, ये कैश इनफ्लो है यार, तो 10,000 टेस्टिंग कॉस्ट ऐड होगी और प्रोसीड्स लेस होंगी। नहीं सभी जाने दे गुस्सा यार, टेस्टिंग कॉस्ट नहीं ऑटोमेटिकली मतलब ऐड होगी लेस होगी, बस हम ये कर लेते हैं। सर ये टेस्टिंग कॉस्ट आउटफ्लो है, ये तो खर्चा है, और प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ सैंपल्स ये कैश इनफ्लो है, ये कॉस्ट में जमा होगी या लेस होगी? इनफ्लो है यार, इससे खर्चा बढ़ेगा, इससे खर्चा कम होगा। ठीक है सर साहब। एडवर्टाइजमेंट इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस एक्सपेंस की जगह बेहतर रहेगा, इसकी जगह पूरी स्टोरी में रहेगा। ऑपरेटिंग लॉसेस से मुराद नहीं सर जी, नहीं सिर्फ इनकम स्टेटमेंट में में जो एंड में प्रॉफिट आता है वो क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो बिजनेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और अगर लॉस आ जाए तो ऑपरेटिंग लॉस है। इनिशियल से यहां मुराद नॉर्मली अक्सर बिजनेसेस जरूरी नहीं कि पहले सालों में ही प्रॉफिट में आ जाए, चीजों की डिमांड बनते टाइम लगता है। ये भी मेरा मतलब नहीं कि जरूरी है कि लॉस आए, लेकिन समटाइम्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि चीजों की डिमांड बनते 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 कुछ साल आपके एक्सपेंसेस ज्यादा और आपकी इनकम्स कम हो, तो शुरू के सालों के लॉसेस को इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस कहेगा। अगर ये लॉसेस होंगे तो यहां से ये रिटेन्ड अर्निंग्स में जाके नेगेटिव हो जाएंगे, तो प्रॉफिट होगा तो रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड हो जाएगा, लॉस होगा तो रिटेन्ड अर्निंग्स में लेस हो जाएगा। ये सिंपल इज दैट, ये चीज है। ऑपरेटिंग लॉस से मुराद बिजनेस लॉस, और इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस से मुराद पहले सालों के लॉसेस। लिख लें जरा, इनिशियल लॉसेस ऑफ इनिशियल ईयर ऑफ बिजनेसेस, losses in initial years of business। वो नीचे पढ़ लेते हैं। तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर वर्ड है कि प्रॉफिट है तो रिटेन अर्निंग्स में जाना, लॉस है तो रिटेन अर्निंग्स में जाके नेगेटिव हो जाना। नहीं मतलब नेवर कैपिटलाइज्ड, सिंपल इज दैट। एसेट में डेबिट नहीं होना, रिटेन अर्निंग्स में जो होना होना। अब आए जरा जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग रिमूवल कॉस्ट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। जी फ्यूचर अमाउंट पेएबल इज 70,031, प्रेजेंट वैल्यू एट अ डिस्काउंट रेट ऑफ 10%। एक फिगर आई हुई है 27,000, लेकिन हम जरा इसकी वर्किंग कर लेते हैं। नीचे यूजफुल लाइफ 10 साल दी हुई। मैंने अभी थोड़ी पहले जो तरीका बताया था उसको फाइनल करें, आगे फिर आ रहा क्या करूं? तरीका क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू उठाई जाती है, फिर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बोले, बाहर आना भी 1 प्लस आर 10% अगर है तो कैसे लिखो? 10% में 10 बड़ा 100, 0.1 हो जाएगा। 8% होगा तो कैसे लिखेंगे आप? 0.08। 80% बन जाए ना उसने 0.8। एक मिनट में 8 बटा 100 करें कैलकुलेटर में, 8 डिवाइड बाय 100 करें, ये 0.08 हो जाएगा, तो 1.08 लिखा जाएगा। तो 10% है तो 0.1 माइनस 10, आंसर बताएं। 26,999.99999 जा रहा है, बताएं जो आ रहा आंसर। 27,000 लिख दो इजाजत सर। तो क्या तरीका होता है ये डिसमेंटलिंग की स्टोरी का? फ्यूचर अमाउंट लें, प्रेजेंट वैल्यू ले लें, और फिर इस अमाउंट ने एसेट कॉस्ट में ऐड होना। ठीक है सर, बाकी सेंटेंसेस पूरे कर लें। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस वाज इंकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हैविंग टू डंप अनसोल्ड ब्रेड, बहुत ज्यादा बना ली, फिर वो समंदर में बेचारी फेंकनी पड़ी। सिंस द एडवर्टाइजमेंट हैज नॉट येट क्रिएटेड सफिशिएंट डिमांड, समझिए सेंटेंस कि वो अनसोल्ड बहुत ज्यादा होगी, बना प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, बिकी है नहीं, तो बेचारी को फेंकना पड़ा, जिसकी वजह से
इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस आ गए। आखिरी सेंटेंस, कंपनी इज अ रजिस्टर्ड पर्सन इन सेल्स टैक्स। अब जो हजरात टैक्स वगैरह पढ़ रहे होंगे उन्हें तो शायद आइडिया हो जाए, लेकिन जो हजरात ने भी पढ़ रहे तो ब्रैकेट तो मैंने आपके लिए एक्सप्लेन करने की लिखी हुई है साथ। सेल्स टैक्स में जो हजरात रजिस्टर्ड होते हैं उनका जो परचेजेस पे सेल्स टैक्स होता है, इनपुट टैक्स जिसे कहते हैं, वो उनके सेल्स के आउटपुट टैक्स से नेट हो जाता है। अब जिन्हें ये सेल्स टैक्स का आइडिया नहीं है वो क्या ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन इन सेल्स टैक्स वर्ड आ जाए तो ब्रैकेट पढ़ रहा, फिर जो रजिस्टर्ड हजरात होते हैं सेल्स टैक्स में उनका सेल्स टैक्स रिफंडेबल, और या रिफंडेबल के साथ एक और वर्ड लिख लें एडजस्टेबल होता है। ये क्या मतलब है रिफंडेबल और एडजस्टेबल का? एडजस्टेबल ये होता है कि जो आपने टैक्स देना उसमें से नेट कर लें, और रिफंडेबल ये होता है कि जो बच जाएगा वो वापस मिल जाएगा। अगर आपका बनता ज्यादा है गवर्नमेंट से लेने वाला और देने वाला कम बनता है तो पहले एडजस्ट कर लें, और एडजस्ट करके अगर लेने वाले पैसे ज्यादा बनते हैं तो रब से दुआ करें और साल बाद ले लें कैरी फॉरवर्ड करके। बहरहाल वो टैक्स की बहस है। रिफंडेबल या एडजस्टेबल अगर वर्ड समझे हम, ये क्लियर है वर्ड, तो रजिस्टर्ड पर्सन का सेल्स टैक्स नॉन रिफंडेबल नहीं होता, नॉन एडजस्टेबल नहीं होता। तो अगर वो रिफंडेबल या एडजस्टेबल होता है तो देन फिर ऊपर जाए फर्स्ट लाइन में, क्या फिर इसे कैपिटलाइज होना चाहिए था? तब इसकी भी गलती नहीं करनी, ऊपर आ जाए जरा। अगर यहाँ वर्ड्स लिखे नजर आते हैं नॉट रजिस्टर्ड पर्सन, तो फिर वो इंक्लूड हुआ है, हमें करने की कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मिल गए वर्ड्स रजिस्टर्ड पर्सन तो ये इंक्लूड हुआ है परचेज प्राइस में, इसे इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ये बात मेरी क्लियर है सबको? तब इसे इंक्लूड नहीं होना चाहिए, निकालना पड़ना है, और इसके लिए एफर्ट करनी पड़नी है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं जी? हाँ एक मिनट। अब प्रॉब्लम ये बन गई इसमें कि 14% ऑलरेडी इंक्लूड है, तो कैलकुलेट कैसे करूं अब? 570 इंटू 14% कहानी खत्म करें। अब जब इंटू 14% आप करते हैं तो जरा प्लीज फाइनली दोबारा फिर ज़हन में लाएं, 14/100 हो जाता है। 14% से मुराद क्या है? 14/100। लेकिन क्या ये जो अमाउंट है 570 ये 100 है या 114 होगी? क्यों? 14% इसमें इंक्लूड हुआ है। तो अब कैसे वर्किंग करनी पड़नी है हमें? 570 डिवाइड बाय 114 मल्टीप्लाइड बाय 100। थोड़ा सा लिख लो आप रजिस्टर पे जरा। जी सर। सर जी इतनी टैक्स पढ़ रहे हैं आप? तो पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, एडवांस टैक्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। गवर्नमेंट एडवांस में टैक्स ले लेती है, और अगर वो एडवांस टैक्स ज्यादा हो तो फिर गवर्नमेंट को वापस मिलता है। टैक्स आपने देना होता है लेकिन गवर्नमेंट साथ साथ ले रही है। जिस ये मोबाइल कार्ड इज एन एग्जांपल, आपका टैक्स कट रहा है, आप लोग क्योंकि टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, आप में से कोई फाइलर है तो आप तो क्योंकि टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते इसलिए आपका तो ये नॉन रिफंडेबल है। लेकिन कोई साहब अगर अपना टैक्स पे करते हैं साल के एंड पे, तो उन साहब के लिए जितना वो ये बिलों पे कटता है, कभी आप देखें बिजली के बिल में भी होता है, टेलीफोन के बिलों में भी होता है, मोबाइल्स का तो आपको आइडिया है, ये सब एडवांस टैक्स कंसिडर होता है। फर्ज करें उनका साल में के एंड पे 1 लाख बन जाए टैक्स, और ड्यूरिंग द ईयर उनका डिफरेंट जगहों पे एडवांस में ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास 10 को साथ चला गया, तो फिर वो 90 पे करेंगे, बनता लाख है नेट कर लेंगे। और अगर किसी साहब का फर्ज करें एंड में बनता ही 5,000 है और उनका डिडक्ट हो गया 10,000, तो 5% फिर गवर्नमेंट से रिफंडेबल बन जाएगा। तो ये टैक्स वगैरह की डिस्कशन है। फिर सेल्स टैक्स भी इसी तरह होता है, आपने देना भी होता है लेना भी होता है। इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स को पढ़े लॉ टैक्स, जो पढ़े उनको वर्ड समझ आ रहे हैं मेरे? तो इनपुट आउटपुट टैक्स नेट हो जाएगा। अगर आउटपुट ज्यादा है तो शायद अगले महीने की 15 तारीख को, और अगर इनपुट ज्यादा है तो पहले साल कैरी फॉरवर्ड करें, और अगर साल कैरी फॉरवर्ड करने के बाद बच जाए फिर भी बनता हो तो वापस लेना, ताकि उसके साथ भी यही हो। हम तो जान दे यार, मैंने तरह की बिगाड़े जी। 5 लाख ओके सर? सारी 5 लाख ओके है? तो 5 लाख क्या है? ये परचेज प्राइस है एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स।
तो इसे एक्सक्लूसिव क्यों किया हमने? क्योंकि हमें नीचे पढ़ के पता चला ये नॉन रिफंडेबल नहीं है। आगे चले, अब मुझे वर्किंग करवानी है, आपने काइंडली लिखते रहे जरा, थोड़ी वर्किंग जल्दी होना, 5 मिनट रहेंगे। इंपोर्ट ड्यूटीज का क्या करूं? लिख के पूरा करें, ये आंसर बना रहे सर, आंसर नहीं बनाना, कॉस्ट निकालनी है सर। इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी? 30,000। फ्यूल कितना? 45। एडमिन, स्टाफ पार्टी, स्टाफ ट्रेनिंग, टेस्टिंग, proceeds, advertisement, initial operating losses, initial estimate of present value ऐड करनी है, future value 2700 टोटल ना कर यार, जीरो दबा, इंशाल्लाह कुछ और आएगा। 99980। ऐसा लग रहा है आपने भी ये कैलकुलेटर जो है जापान से इंपोर्ट की है। भाईजान इतना हजार, इतनी बदहज़मी, और लग रहा है कि अभी ये बाय शिप पहुंच रहा है। और यार की हो गई है यार, पिछला पेज देख ले, नेट प्रोसीड यार, 10,000 खर्चा हुआ, 13,000 मिल गया, अब क्या करें? नेट प्रोसीड सर जमा करनी है। और यार मेरी किताब में तो लिखा है, तेरी मैं की करूं, ये कोई ढूंढिएगा सर कि नेट प्रोसीड लिखा हुआ, और नेट ऑफ एनी प्रोसीड तो लिखा है ना, नेट प्रोसीड, नेट ऑफ एनी, ये काट दे बीच में से, नेट प्रोसीड कर ले, नेट थोड़ा दूर चला के। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है जी? ये फिगर ठीक है जी? अब मतलब इस सारी स्टोरी का आज ये हुआ है कि कॉस्ट से मुराद क्या है, ये है कौन सी फिगर अब फाइनली कॉस्ट है, तो इसकी बेस पे फिर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बेस्ड ऑन रिमेनिंग यूजफुल, सॉरी टोटल यूजफुल लाइफ इफ एनी, और अगर कोई रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करेंगे तो ये है कॉस्ट। तो कॉस्ट डजंट मींस परचेज प्राइस ओनली, इट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंसेस which are necessary to bring the asset in working condition। लेकिन बालाजी ये थोड़ी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, इंशाल्लाह कल और क्वेश्चन करेंगे। IAS 16 मुसलसल रिवैल्यूएशन वगैरह हमारी डिस्कशन में रहना है, और इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है साथ साथ प्लीज चलते रहें। आज घर के लिए मेरी तरफ से होमवर्क सिर्फ क्या है, IAS 40 के सिर्फ 4 पेजेस बेटा दे रहा हूं, प्लीज पढ़िएगा। कल फिर मैंने कैश फ्लो का शायद कोई क्वेश्चन देना है, ठीक है? तो आज क्या है प्लीज, अच्छा इसके खास तौर पर जो पहले 2 पेजेस हैं, मैंने 1-2 दिन पहले भी कहे थे, वो प्लीज नहीं पढ़े नहीं, आज कम से कम पहले 2 पेजेस की एक शॉर्ट समरी कल मुझे देनी है आपने, ये असाइनमेंट लिखे नहीं। पहले IAS 40 के पढ़ने 4 पेजेस हैं, लेकिन पहले 2 पेजेस की एक शॉर्ट समरी एक पेज पे, पूरा पेज पे, ये मुझे अपने कल क्लास के स्टार्ट में पकड़ाना पेज। हमजा ओके, अल्लाह हाफिज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी पकड़ाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, अगर मैं ना पकड़ सका तो ये मेरा फॉल्ट है, आपने अपनी तरफ से आगे जरूर करना।